अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर से एक और लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। पिछली दफ़ा हमने अपनी मॉर्फ़ोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था। सो आज हम उसको एंड करेंगे। मैंने उसका इंट्रोडक्शन और सिलेबल के बारे में आपसे बात की थी और उसके जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने सीवीसी के बारे में बात की थी, कॉन्सोनेंट वॉवल, उसमें ऑनसेट, न्यूक्लियस, कोडा, इसके हवाले से हमने बात की थी। तो आज मॉर्फ़ोलॉजी को हम वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने के लिए एक थोड़ा लेंथी सा टॉपिक है, जिसको पूरा करना लाज़मी है। वो है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, जो सबसे ज़्यादा अहम है। और उसके अलावा मॉर्फीमिक एंड मॉर्फ़ोलॉजिकल एनालिसिस आती रहती हैं, वो भी हम करेंगे। मोस्टली वो एग्ज़ाम्स में नहीं आती, पर मेरे ख़्याल से वो आ भी सकती हैं। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम हर एस्पेक्ट को पूरा करें जो उसके मेन फ़ीचर्स का हिस्सा हो या मेन उसके टॉपिक्स का हिस्सा हो। तो उसको कवर करने के लिए हमें लाज़मी है कि ये 4 चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, एंड देन हम आगे मूव करेंगे। सो मॉर्फ़ोलॉजी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम अपनी सेमेंटिक्स पे आएँगे, एंड देन हम सिंटैक्स पे जाएँगे। क्योंकि सिंटैक्स से देखा जाए तो टॉपिक्स कभी नहीं आते। जो ज़्यादा टारगेट चीज़ होती है वो मॉर्फ़ोलॉजी से ही होती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हम पहले जो है ना क्या पढ़ते हैं। मॉर्फ़ोलॉजिकल एनालिसिस आती है या आपका वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस आता है? अच्छा जी, मॉर्फीमिक और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पे जाने से पहले मैं अगेन इनकी जो मॉर्फीम की डिवीज़न है मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि जो पिछली स्लाइड थी उसमें वो ज़्यादा क्लियर नहीं था। सो आई वांटेड टू गिव यू अ क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम्स in English language. So that's why I have added another picture that is quite clear and quite comprehensive as well. तो देखिए यहाँ पे पहले तो मार्फिम दो किस्म के होते हैं, बाउंड होते हैं और फ्री होते हैं, एज यू नो। अच्छा, बाउंड इज़ फर्दर डिवाइडेड इन अफिक्स एंड रूट, और फिर जो अफिक्स है वो इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल में डिवाइडेड है। फिर आते हैं फ्री मार्फिम पे, वो ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास पे है। मैं पहले शुरुआत फ्री मार्फिम से करूँगा, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको पहले एक चीज़ समझ में आ रहा है, देन आप बाउंड को समझ जाएंगे। अच्छा, ओपन और क्लोज क्लास, पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्री मार्फिम वो सारे वर्ड्स होते हैं जो अकेले स्टैंड हो सकते हैं। अब ओपन और क्लोज क्लास का क्या मतलब है, आप ये समझ लें कि ये ऐसी वर्ड कैटेगरीज होती हैं जो ओपन होती है। ओपन का मतलब ये है कि न्यू वर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे रोज़ नए नाउन्स भी आ रहे हैं, वर्ब्स भी आ रहे हैं, एडजेक्टिव्स भी आ रहे हैं। बट अगर हम क्लोज क्लास की बात करें तो रोज़ नए कंजक्शंस नहीं आते, नए प्रीपोजिशंस नहीं आते, नए डिटरमाइनर्स नहीं आते, इसलिए इनको क्लोज क्लास कहा जाता है। तो ये भी मार्फीम से ही है, फ्री हैं बट दे आर क्लोज्ड। और जो ओपन है वो क्यों ओपन है, बिकॉज दे एक्सेप्ट न्यू वर्ड्स इन देयर कैटेगरी। और जो क्लोज क्लास है वो नए वर्ड एक्सेप्ट नहीं करती, यानी जो अज़ल से जिनमें वर्ड्स हैं अब भी वही है। अच्छा, अब आते हैं बाउंड मार्फिम पे। बाउंड आपको पता है ऐसे वर्ड जो कि लिस्ट नहीं कर सकते। तो अफिक्स और रूट है, रूट वर्ड्स यानी ये भी आखिर में ही लगते हैं, पर ये थोड़े लार्जर वंस होते हैं, ठीक है। बाकी अफिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अफिक्स डिवाइडेड है इन्फ्लेक्शनल पे और डेरिवेशनल पे। अब यहाँ समझ लें कि इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मार्फिम क्या होते हैं। इन्फ्लेक्शनल वो मार्फिम्स होते हैं वो जब अटैच होते हैं तो उसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज कर सकते हैं, पर उसकी जो है ना क्लास चेंज नहीं करेंगे वर्ड की। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि किड्स, KID, आखिर में एस लगा दे तो उसने जस्ट प्लूरैलिटी दिखा दी, उसका कोई भी क्लास चेंज नहीं की। पर मैं अगर कहूँ कि जो है ना नेसेसरी, और ठीक है नेसेसरी उसको अन लगा दूँ तो उसकी क्लास चेंज हो जाएगी, या क्लीन लगा दूँ, क्लीन वर्ब भी है। अब क्लीनलीनेस है तो वो आपका नाउन भी जो बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो इसी तरीके से आप जब ऐसा कोई उसके साथ मार्फीम अटैच करें जो उसकी क्लास चेंज ना करे तो आप उसको जो है ना इन्फ्लेक्शनल कहते हैं, और अगर क्लास चेंज कर दे तो वो आपका जो है ना डेरिवेशनल मार्फीम बन जाता है, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका था। अच्छा जी, अब आते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस पे, और मैं पहले इनका मकसद बता दूं कि वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है क्या। आप सिंपली ये समझ लें कि ये सोर्सेज है वर्ड्स के इनटू एनी लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई नॉलेज मिली है तो उसका भी कोई सोर्स होगा, आपके टीचर्स होंगे, बुक्स होंगे, एंड अदर पीपल हु आर मोर नॉलेजेबल देन यू। इसी तरीके से लैंग्वेज में जो वर्ड्स आते हैं तो उन वर्ड्स का क्या सोर्स है, उसका क्या ज़रिया है। तो उनका ज़रिए ये जो 9 प्रोसेस में लिखे हैं ये है। तो पहला है कॉइनिंग, देन कम्स बोरोइंग, then affixation, compounding, conversion,
ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, बैक फॉर्मेशन एंड रीडुप्लिकेशन। तो पहले-पहले कॉइनिंग कॉइनिंग को पढ़ते हैं, तो कॉइनिंग सिंपली वो प्रोसेस होता है जिससे हम कोई न्यू वर्ड बनाते हैं। कोई भी न्यू वर्ड हमने क्रिएट कर लिया, जैसे किसी के नाम से वर्ड क्रिएट कर लिया। मिसाल के तौर पे जो है ना, मशीन आई थी हमारे पास जिसको फ़ोटोकॉपी मशीन कहते हैं, जिसको अब ज़ेरॉक्स कहते हैं। तो आजकल हम क्या कहते हैं, भई ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल दो। तो हमने न्यू नेम ही उसको ज़ेरॉक्स दे दिया। तो कॉपी को हमने क्या नाम दे दिया? ज़ेरॉक्स का नाम दे दिया ऑन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। तो इसको आप कॉइनिंग कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं बोरोइंग पे। बोरोइंग का मतलब होता है आप किसी भी ज़ुबान से कोई वर्ड ले लो और उसको अपनी ज़ुबान में ले लें। मिसाल के तौर पे आपका जो पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये टर्किश वर्ड से आया था आपकी लैंग्वेज में। और उसके अलावा जो पास्ता वगैरह था वो भी वहीं से ही ओरिजिनेट हुआ था। एंड उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि जो आपका वर्ड आपकी लैंग्वेज में, अब ग्लास का जो वर्ड्स है वो इंग्लिश का वर्ड है। तो इसी तरीके से आप दूसरी ज़बानों से भी वर्ड्स लेके अपनी में ऐड कर देते हैं। अच्छा, अफिक्सेशन। अफिक्सेशन सिंपली आप ये समझ लें कि दीज आर सफिक्स, प्रीफिक्स, सर्कमफिक्स, इनफिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनका मजमूआ है। मिसाल के तौर पे जैसे वर्ड है क्लीन, तो क्लीनली, तो जो मैंने एलवा लगा दी ये भी, ये सफिक्स है, इसको आप अफिक्सेशन भी कहेंगे। या मैं कहूँ अनसक्सेसफुल, तो मैंने स्टार्ट में जो अन लगाया वो प्रीफिक्स और जो फुल लगाया वो जो आपका सफिक्स है। तो इन दोनों को भी आप अफिक्सेशन कहते हैं। ये न्यू न्यू अफिक्सेशन लगा के भी आप नए वर्ड्स बनाते हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंड सिंपली ये है कि आप 2 वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है? उसके अलावा जो है ना स्कूल बैग, उसके अलावा जो है ना बेडरूम, ये सारे के सारे आपके कंपाउंडिंग से बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कन्वर्जन, जिसमें आप सिंपली किसी की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड ईमेल है तो इट्स नाउन भी है, तो आप अगर उसको ईमेल्ड लिखें या ईमेल ही कहें तो ये आपका वर्ब भी बन जाता है। अच्छा, देन आपका आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में ये होता है कि सिंपली आप 2 वर्ड्स के पार्ट्स लेते हैं और उनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? जैसे आपका लंच और ब्रेकफ़ास्ट में से आपने जो है ना वर्ड बीआर ले लिया और लंच में से आपने यूएनसीएच ले लिया। तो जब आप इन दोनों को मिलाएँगे तो बन जाएगा ब्रंच, ठीक है? उसके अलावा आता है आपका क्लिपिंग। क्लिपिंग में ये होता है कि सिंपली आप किसी वर्ड का एक पार्ट काट देते हैं। जैसे टेलीफ़ोन था तो वो फ़ोन हो गया, ठीक है? इसी तरीके से बैक फ़ॉर्मेशन भी क्लिपिंग से मिलता-जुलता है, पर ये होता है कि आप पूरा वर्ड ही नया क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एडिटर से आपने एडिट कर लिया, ठीक है? एडिटर से आपने एडिट कर दिया तो सिंपली आपने ओआर निकाल दिया और वो पूरा का पूरा वर्ड ही बन गया। अच्छा, रीडुप्लिकेशन का मतलब है ऐसे साउंड जो आप 2 दफ़ा रिपीट करते हैं या जो आपके नेचुरल साउंड्स होते हैं, जैसे बाय बाय, बू बू, हू, तो दीज़ आर कॉल्ड रीडुप्लिकेशंस। तो 9 आपके प्रोसेस हैं जहाँ से आप अपने वर्ड्स बनाते हैं और उनका ये ज़खायर है। अब हम बात करेंगे आपके जो अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम मॉर्फोलॉजिकल और मॉर्फेमिक एनालिसिस की बात करेंगे। सो मॉर्फेमिक एनालिसिस में सिंपली आप क्या करते हैं, जो आपको वर्ड्स ऊपर से नज़र आते हैं, जो भी उसके पार्ट्स आपको नज़र आते हैं किसी वर्ड के, आप उनको काउंट करके उनका नंबर लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड है कैट्स, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि CAT कैट एक है और उसमें S लगा हुआ है टू मेक देम प्लूरल। तो इस तरह से क्या हो गया, इसमें 2 मार्फ हो गए, ठीक है? अब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में जब आप आएँगे तो आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, आप उनकी जो अफिक्सेस भी देखेंगे, उनका फॉर्मेशन प्रोसेस भी देखेंगे, वो किस तरह से, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने 3-4 वर्ड्स आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पे आपको सही समझ आ जाएगा कि मॉर्फोलॉजिकल और मॉर्फिक में एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है। देखिए वर्ड है टीचर्स, ठीक है? तो टीचर्स में आप देखें, उसे बताएँगे 3 मार्फ है, ठीक है? 3 मार्फ है, टीच, अर और एस। ठीक हो गया क्योंकि आपको यहाँ पे 3 पार्ट सिंपली नज़र आ रहे हैं क्योंकि टीच भी एक मार्फीम है, ईआर भी मार्फीम है, एस भी मार्फीम है क्योंकि ये सारे एक इसमें 2 बाउंड मार्फीम है और एक फ्री मार्फीम है, ठीक है? और आगे आप देखेंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में जो आपको 3 चीज़ें नज़र आएँगी क्योंकि वहाँ पे आपको उसने पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे देखिए मार्फीम की उसने एनालिसिस की है तो उसने आपको बताया कि इसमें 3 मार्फीम है, कैसे देखें? पहला तो टीच है, दूसरा ईआर है, ठीक हो गया?
और आखिर में इसने पीएल लिखा है। क्यों? क्योंकि जो एस है यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको प्लूरल बनाने का। दैट्स वाई यहाँ पे उसने प्लूरल लिखा है। अब यहाँ से मैं एक और मार्फिम उठाता हूँ, जैसे माइस है। अब देखें, माइस में एक मार्फ है क्योंकि आपको वर्ड एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। पर जब आप उसकी मार्फीमिक एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ पे 2 मार्फीम मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज़ एक तो माउस खुद और दूसरा उसको जो माइस है उसने प्लूरल किया हुआ है। दैट्स व्हाई जो है ये आपका यहाँ पे 2 मार्फीम आपको नज़र आएँगे। तो नीचे और भी एग्ज़ाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स इसके लिए इनफ है मेरे ख्याल। So this was all about the morphology. सो आपको इसमें से जो भी सवाल हो यू कैन कमेंट बिलो, तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। या अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप दैट इज़ टोटली फ्री, एंड वी आर एडिंग द एस्पिरेंट्स ऑफ लेक्चरशिप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑल अक्रॉस द country to give them opportunity to prepare themselves for the competitive examinations. So you can join our group as well. I'll post the link as well. So this is all about today's lecture. So see you, and we will meet you next time.